ये लोग बहुत बड़ा जुल्म किए हैं। 3000 सालों तक शिक्षा पे अधिकार किसका था? अब जब ओबीसी एससी अधिकार मांगने लगा तो आप उसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं। 10-10, 5-5 लोग नहीं दिखेंगे जो सिर्फ अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते, सिर्फ वो अपने हक अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ते। दलित पिछड़े आदिवासी को अधिकार ना मिले इसलिए सड़कों पर उतरते हैं। चाह रहे हैं कि दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार होता रहे, ये चाह रहे हैं कि आदिवासी के साथ अत्याचार। आप सोचिए, कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया है, उसके साथ कोई ऐसा कोई उसको ब्राह्मण कह के चल रहे तेरी छुट्टियां इतनी लंबी है, तेरे को इंटरव्यू में निकाल देंगे, नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये निकाला जाएगा कि तू प्रजापति है, तू तेली है, तू चमार है, तू वाल्मीकि है, तू धानुक है, तू। जब प्रधानमंत्री जब नहीं बच सके इस चीज से, जब आप देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बच सके, अच्छे राजनेता नहीं बच सकते, तो एक सामान्य विद्यार्थी क्या बच पाएगा? वो मोदी कल तक जिनके लिए हिंदू हृदय सम्राट, अवतारी पुरुष, भगवान था, आज तेलिया हो गया। तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस 95% लोग अपर कास्ट से आते हैं विदेश में, और जो 5% लोग नहीं, जो गलती से पहुंच जाते हैं, अपनी मेहनत से पहुंच जाते हैं, उनको तो लगता है कि गलती से पहुंच गए हैं, कि ये हमारी मेहनत है, हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो उनको ये लगता है कि भाई ये लोग आ कैसे गए। तो देखिए, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है उसके समर्थन में कुछ लोग और भी आए हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया पर अच्छे खासी प्रेजेंस लेकर विषयों के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं, और हर उस विषय पे बात करते हैं जो कि समाज में ज़रूरी नहीं है। संदीप भाई शुरू करेंगे। संदीप भाई, आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप समर्थन में भी आए हैं, लेकिन जो इसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे थे वो उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। मैंने खुद प्रोटेस्ट कवर किया है। जिसकी जितनी संख्या होगी वो उतनी संख्या में प्रोटेस्ट कर पाएगा। 15% लोग 15% जनसंख्या में ही प्रोटेस्ट कर पाएंगे ना, 85% तो 85% जनसंख्या में प्रोटेस्ट कर पाएंगे। आप सोचिए, देश के अंदर जब इस तरीके की जब भी कोई बात होगी, चाहे SC/ST एक्ट को कमजोर करना हो, OBC को अधिकार दिलाना हो, आदिवासी को अधिकार दिलाना हो, दलितों को अधिकार दिलाना हो, तो आपको इतनी भीड़ दिखेगी, इतनी ज्यादा। वो 10-10, 5-5 लोग नहीं दिखेंगे। 10-10, 5-5 लोग नहीं दिखेंगे जो सिर्फ अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते, सिर्फ वो अपने हक अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ते। दलित पिछड़े आदिवासी को अधिकार ना मिले इसलिए सड़कों पर उतरते हैं। ऐसी पहली कौम देखिए जो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरती। दलित पिछड़े आदिवासी को अधिकार ना मिले। वो तो बोल भी रहे हैं ना कि भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या कहते हैं क्वेश्चन में डाल देंगे कि अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी से लड़ाई हो गई, वो फर्जी केस लगा देगा। भाई क्वेश्चन किस बात का? आपको इनको डर इसलिए है कि हम पर कार्रवाई हो जाएगी। अब तुम शोषण करोगे नहीं तो कार्रवाई क्यों होगी? इनका डर ये है कि हमारे लोग कमेटी में नहीं है। जब आप सोचिए, सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय की डीन है, जो कुलपति हैं, वो सबसे ज्यादा जब है ही नहीं लोगों के, 15% लोगों के, तो कार्रवाई कैसे इनके खिलाफ? डिफेक्टो हेड भी है, वो सारे हेड है, प्रोफेसर इनके RSS द्वारा जब विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती हो जा रही है, फिर भी डर है। सोचिए, ये इसको SC/ST एक्ट की तरह मान के चल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार होता रहे, ये चाह रहे हैं कि आदिवासी के साथ अत्याचार। आप सोचिए, कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया है, उसके साथ कोई ऐसा कोई उसको ब्राह्मण कह के चल रहे तेरी छुट्टियां इतनी लंबी है, तेरे को इंटरव्यू में निकाल देंगे, नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये निकाला जाएगा कि तू प्रजापति है, तू तेली है, तू चमार है, तू वाल्मीकि है, तू धानुक है, तू धोबी है, तू कश्यप है, तू प्रजापति है, तू पाल है, तू गडरिया है, तू वाल्मीकि है, तू ये, इसलिए इसका कहकर निकाला जाएगा। ये लेके कभी नहीं निकाला जाएगा। चल दे, तू बनिया का बेटा है, तेरे को पीछे बैठ, चलिए तू ये ठाकुर का तेरे इंटरव्यू में नहीं निकाला जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को निकाला जाएगा, चमार वाल्मीकि को निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? इसलिए निकाला जाएगा। देखो, वही है जो भेदभाव के केसेस भी हमें समाज में देखने को मिले, एट्रोसिटीज के केसेस को देखने को मिले, वो OBCs के द्वारा ज्यादा कमिट किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट में OBCs भी बंद है। लेकिन आपने कमेटी में उनको रख लिया। कमेटी में रहेंगे ना, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं, तमाम लोग। तो क्या महिलाएं दिव्यांग समाज से नहीं हो सकती? तमाम पूरे देश के अंदर बस रणनीति यही है। अरे जब तुम्हारे देखिए SHO तुम्हारे, ACP तुम्हारे, DCP तुम्हारे, मोदी तुम्हारा, योगी तुम्हारा, सब तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हें डर है। किन से डर है? उन लोगों को जिनको तो आप गुलाम बना के रखना चाहते हो। देश के अंदर सिर्फ एक रणनीति चल रही है। जब तक आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, दलित आदिवासी और पिछड़े एक हैं। जब तक आप दलित आदिवासी OBC को अधिकार की बात कर दोगे, तब वो दलित हैं, तब वो चमार है, तब वो वाल्मीकि है, तब वो पासी है, तब वो कुर्मी है, तब वो प्रजापति हो जाएगा, तब तेली हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक हिंदू थे, UGC एक्ट आने के बाद तेली हो गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब ये बात तो और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर रही है कि UGC एक्ट और होना चाहिए।
कि प्रधानमंत्री तक को गाली मिल सकती है, तो फिर आप लोग स्टूडेंट्स को तो क्या ही सोचेंगे। मैं तो कह रहा हूं अब वो अपने बाप प्रधानमंत्री को बाप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं तो इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। जिन्होंने गाली दे दी, जिन्होंने कब्र खोदने तक की गालियां दे दी, अब वो उनको क्या मानेंगे, मैं तो इस बात में बड़ा चिंतित हूं। और देख सुन के हंसी आती है, जिसको घासी और तेली कह दिया हो, क्या आप उसी हिंदू राष्ट्र और जो विश्व गुरु में डंका बजा रहे थे, अब वो तेली हो गया। अब ट्रम्प को जाकर क्या बोलेंगे, विश्व का प्रधानमंत्री नहीं आया है, तेली आया है कोई। ट्रम्प के सामने क्या बोलेंगे, तेली आया है। रूस के सामने क्या बोले, तेली आया है, तेल ले लो उससे। बताइए, अब ये हिंदू नहीं रहा, अब ये हिंदुस्तान का आदमी नहीं रहा, तेली हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी लॉ फैकल्टी में पीएचडी कर रहा हूँ। जी सर। एक बात ये है कि जब प्रधानमंत्री जब नहीं बच सके इस चीज़ से, जब आप देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बच सके, अच्छे अच्छे राजनेता नहीं बच सकते, तो एक सामान्य विद्यार्थी क्या बच पाएगा। और एक बात ये है कि जब इस पे एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि फॉल्स एलिगेशंस लगेंगी, फॉल्स एलिगेशंस अगर लग रही हैं और अगर जनरल कास्ट के बच्चों को लग रहा है कि इंक्लूसिविटी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं, प्रोक्टोरियल कमिटीज़ होती हैं। ये जो आपका सेल बनाया गया, ये एज अ पैरेलल चल रहा है, ये किसी को एक और कमेटी ही होगी जो ऑलरेडी जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी है, जेंडर इक्वालिटी कमेटी है, वैसी एक कमेटी और हो सकती हाँ है। बिल्कुल। अब जैसे जेंडर इक्वालिटी विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उसमें वुमेन्स के लिए राइट्स के बारे में बात करेगी। वुमेन्स को राइट्स जो हैं आपकी प्रोक्टोरियल कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भी हैं, और इसी तरह इस सेल में भी आ रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इसमें भी ये राइट्स। तो ये ओवरलैपिंग राइट्स है। तो किसी भी जनरल कास्ट के बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा शोषण हो रहा है। और एक बात मैं कहूँ कि अगर आप कोई केस साबित नहीं कर पा रहे, मान लीजिए अगर कोई SC ST OBC लड़का कोई केस साबित नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है। अगर मैं रास्ते में अकेले रात को चल रहा हूँ, कोई मेरा पर्स छिना ले और भाग जाए, ना CCTV कैमरा लगा, ना किसी ने देखा, और मैं उस बात को साबित ना कर पाऊँ उस चोरी को, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉल्स एलिगेशन लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका पर्स छिना ही नहीं, किसी ने छीना, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप कैसे। तो इस पे एक और ये भी है कि इंक्लूसिविटी की जो बात कह रहे हैं कि इंक्लूसिविटी नहीं है, बिल्कुल इंक्लूसिविटी है। आपके वुमेन्स को राइट्स दिए गए, उसमें आपको बाइसेंस नहीं करा गया कि कास्ट बेस्ड की, मतलब कि खाली हम SC ST OBC की वुमेन्स को राइट्स दे रहे हैं, हम आपकी जनरल कास्ट की वुमेन्स को भी राइट्स दे रहे हैं। EWS का जिक्र करा गया, लेकिन जो EWS का उसमें उनको राइट्स दिए गए खाली डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे, कि आपको मतलब कि आप किसी प्लेस और रिलीजन इस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन और उसमें दिया गया, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें एक अलग से क्लॉज बनाया गया। तो ये बात समझनी चाहिए, जो लोग खड़े होकर के बिना पढ़े रेगुलेशंस। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए था, जैसे कि क्षेत्रवाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए था। जो पनिशमेंट होगी उसको भी अच्छे से डिफाइन करा जाना चाहिए था। क्या ये कमियों को सुधारा जाना चाहिए, आपको लगता है इसमें? देखिए, हर लॉ में कमी है, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं है, सही बात। सब में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। जो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बैठती हैं, वो डेलिब्रेशन करती हैं और उस पर सुधार करती हैं, लॉ मेकर सुधार करते हैं। अगर वो विफल हो जाते तो कोर्ट करता है। लेकिन ये कह देना कि SC ST OBC बच्चों के लिए, EWS महिलाओं के लिए जो रेगुलेशंस लाएगी वो पूरी की पूरी फालतू है, उनको फाड़ के फेंक दो, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। कोई भी प्रोटेस्ट जो हुए थे, वो हुए थे UGC रेगुलेशंस के खिलाफ, वो इस बात पे नहीं हुए थे कि उनमें सुधार लाया जाए। आप नैरेटिव समझिए कि सुधार लाने की बात पूरा ही कूड़ादान में फेंक दिया जाए, इसलिए था कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि इनको बेहतर करें। बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, हर लॉ बेहतर होना चाहिए। हमें और तो कई कमियां, मैंने वर्ड बाय वर्ड पूरा गाइडलाइन पढ़ी, मुझे तो कई कमियां समझ में आई। EWS के साथ गरीबी के आधार पर भेदभाव होता है, तो क्या किसी और छात्र के साथ गरीबी के आधार पर नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आप SC कम्युनिटी में हैं तो आप गरीबी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, आपके पास केवल जात के साथ आधार पे होगा। ये थोड़ा ओवरलैपिंग भी अधिकार अलग से होने चाहिए थे इसमें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं अभी जा रहा था, मैं भी OBC समाज से आता हूँ और तेली जात से आता हूँ, जिस जात से प्रधानमंत्री जी वाली जात से आते हैं। अच्छा, देखिए, हम जात से जज नहीं करते, पर जो लोग जात की गाली दे रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे इस बात का दुख हुआ, वो मोदी कल तक जिनके लिए हिंदू हृदय सम्राट, अवतारी पुरुष, भगवान था, आज तेलिया हो गया। तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस बात का हमें भी दुख है, मैं भी तेली जात से हूँ। जब एक प्रधानमंत्री को ये तेलिया कह के पुकार सकते हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं?
तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होगा हमारे बच्चों के साथ विश्वविद्यालय में। जब प्रधानमंत्री को इस तरह से गाली दिया जा सकता है, तो तेली जात का अगर बच्चा जब विश्वविद्यालय में होता होगा तो क्या करते होंगे ये लोग। तो इनकी उसी लिए यूजीसी कानून आया। अब यूजीसी कानून में इनके जज बैठे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पता कर लीजिए 90% जज कौन है, कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, यही लोग बैठे हैं। आज कल मैं सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 38 में सवर्ण जात के बीसी हैं। और बीसी इसका मतलब ओबीसी, एससी, एसटी आपको मिल ही नहीं रहा है। एक एससी है, एक एसटी है और 5 ओबीसी हैं, उसके अलावा नहीं है। बाकी 38 वो लोग हैं जो 10% हैं, 90% 7 की संख्या है। आप सोचिए कितना बड़ा। और बीसी की नियुक्त की जाती है, राज्यपाल नियुक्त करता है वो इसका मतलब प्रोफेसर और योग्य ओबीसी एससी समाज के नहीं हैं। ये लोग बहुत बड़ा जुल्म किए हैं। 3000 सालों तक शिक्षा पे अधिकार किसका था? अब जब ओबीसी एससी अधिकार मांगने लगा तो आप उसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो यूजीसी कानून में है। यूजीसी कानून अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसकी जो कमेटी है उसमें जो है यूजीसी को भी, जो यूजीसी कमेटी में जो है एक एससी है, एक ओबीसी है, एक एसटी है, इसके अलावा एक दिव्यांग है, वो सवर्ण भी हो सकता है, एक महिला है वो भी सवर्ण भी हो सकती है। कुलपति जैसा हमने बताया जो हेड, ज्यादातर कुलपति ऑलरेडी सवर्ण है, वो सवर्ण ही होगा। इसके अलावा छात्र संघ से होंगे जो है वो भी कोई भी हो सकते हैं। और ईडब्ल्यू ज्यादातर जो डूसू के जो अध्यक्ष हैं, जो चुने गए हैं वो ज्यादातर सवर्ण समाज से आए, सवर्ण समाज से हैं। कुछ ओबीसीज भी रहे। तो कब्जा अधिकतर उस कमेटी में भी तो इन्हीं का रहेगा, इसमें गलत क्या है? और यूजीसी ईडब्ल्यूएस को भी कवर करता है, ऐसा नहीं है, उस महिला को भी कवर करता है। ईडब्ल्यूएस का यदि कोई छात्र कंप्लेन करता है कि हमारे खिलाफ गलत व्यवहार किया गया, उसको उनको भी तो कह सकते हैं कि भैया तुम भी तो 10% कोटे से आए हो, तुम भी तो सुदामा कोटे से, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। बोला जाता है, बोला जाता है गरीब है, सुदामा कोटे का ये है, तो उसको भी तो उसके यूजीसी उनको भी कवर करता है। लेकिन ये चीज उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक श्रीमान कह रहे हैं कोई दलित का लड़का सवर्ण की लड़की को प्रपोज कर देगा, फिर उसको केस में फंसा। अरे मेरे भाई, यूजीसी में महिलाओं को भी कंप्लेन करने का प्रोटेक्शन है, कैसे कंप्लेन कर देगा? वो तो महिला स्वयं कर देगी। तो ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ ओबीसी एससी और एसटी के हक को मानना चाहते हैं। अब ओबीसी जो 90% संपत्तियों पे, सरकारी नौकरियों पे इनका कब्जा था, अब इनके कब्जे से वो चीजें हट रही हैं, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग इसका जो है विरोध करते हैं। कुछ भाई साहब कुछ बोलने में आए, उनसे भी सुन लेते हैं उनकी बात। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक जी, बताएं क्या क्या कहने आए थे आप? मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी, और लोगों ने चर्चा रखी, अपनी बात रखी कि यूजीसी बिल क्यों जरूरी है और इससे क्या मायने हैं। तो मेन देश में तो हमको पता है कि एक जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक बात। मैं बाहर से पढ़ के आ रहा हूँ लंदन से, और जस्ट 5-6 दिन पहले आया हूँ। और वहाँ पे भी है। हाँ, वहाँ भी है। और वहाँ ब्लैक्स के साथ है, जो रॉयल ब्लड है उनके साथ थोड़ी वो मैं भेदभाव की नहीं, जातिगत भेदभाव की बात, जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब भारत की जातियों वाला। भारत के वहाँ पे भारतीय पहुँचते हैं अच्छी खासी संख्या में। और अगर 95% मेरा मानना है, कोई अभी डेटा तो हमारे पास नहीं है, डेटा होना चाहिए, क्यों नहीं ये सवाल है, लेकिन 95% लोग अपर कास्ट से आते हैं विदेश में। और जो 5% लोग नहीं, जो गलती से पहुंच जाते हैं, अपनी मेहनत से पहुंच जाते हैं, उनको तो लगता है कि गलती से पहुंच गए हैं, कि ये हमारी मेहनत है, हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो उनको ये लगता है कि भाई ये लोग आ कैसे गए। इनका इंग्लिश हमारे जैसा वाला इंग्लिश नहीं है, बेहतर है, लेकिन वो एक्सेंट नहीं डेवलप हो, एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग।
तो मैंने तो खुद अपने लेवल पे ऐसा छुआछूत तो नहीं भेदभाव देखा किसी के होते हुए, लेकिन एक मुंह फूल जाता है लोगों का जैसे ही सरनेम सुनते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया भाई। ये एक बेसिक बिहेवियरल चेंज आप देखते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जब बात करना चाह रहा है तो आपका डिलिबरेटली पूरा नाम जानने की कोशिश करेगा, ऐसी कुछ बात है। नाम जानने का, नाम जानते ही मुंह सिकुड़ जाता है। अच्छा, हाँ, उनको लगता है कि मतलब हम लोगों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो ये लोग आ गए, 27% रिजर्वेशन मिला, एक बड़ी संख्या में ओबीसी छात्र और SC ST और बहुजन पहुंचे, लेकिन अब यहाँ भी आ गए। इनको इस बात का टेंशन है कि यहाँ कैसे आ गए, हम लोग तो भाई बाहर पैसा खर्च करके आ गए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि आप नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप बनाए, लेकिन नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में ओबीसी है ही नहीं। 50% आबादी को आप लोगों ने ओवरसीज स्कॉलरशिप से वंचित रखा। और उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? साउथ में है लेकिन नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में योगी जी बोलते हैं कि आप कावड़ यात्रा निकालिए, युवा कावड़ यात्राओं पे जाए, हम फूल वर्षा करेंगे। सही बात। लेकिन मेरे हिसाब से कावड़ यात्रा नहीं, विदेश यात्रा में भेजना चाहिए युवाओं को कि वो पढ़ने जाए, पढ़ें। लेकिन मैं एक सामान्य से डिफरेंस है कि जो युवा मतलब लगभग 20, 22, 25 तक की उम्र के हैं, वही युवा ज़्यादातर कावड़ यात्रा में भी जा रहे हैं, उन्हें फूल बरसाए जाते हैं। और वही युवा जब उनके पेपर लीक होते हैं तो वही युवा प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं, वहाँ पे लाठियाँ बजाई जाती है। तो इन दोनों में क्या सरकार की प्रायोरिटी केवल यही है कि आप एंजॉय कीजिए, आप अपना धर्म एंजॉय कीजिए, उसके बाद नौकरियाँ एंजॉय करने मत आइए यहाँ पर? क्या ये मैसेज भी पूरे सोसाइटल लेवल पे मुझे लगता है कि प्रायोरिटी को शिफ्ट कर दिया गया है। एक धार्मिक भावना का कंटेंट आपके पास आते जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग धार्मिक होने में बुराई नहीं है, आप धार्मिक हो सकते हैं, आपकी आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन किस कॉस्ट पे आप धार्मिक होंगे? अगर आपका एजुकेशन से आपको कर्टेल कर दिया जाए, आपको मतलब एक बड़ी संख्या में अपर कास्ट विदेश जा रहा है पढ़ने और ओबीसी नहीं जा पा रहा है, तो इस पे सवाल उठना चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है, मैं वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का मेंबर भी था, और स्टूडेंट यूनियन में हम लोगों ने कोशिश किया कि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन के जो पैमाने हैं, जिसमें रेस है और जेंडर है, लेकिन कास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जब वहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट में तो कास्ट का है ही नहीं ना, लेकिन वहाँ अलग तरीके का बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पहुँच रहे हैं और वो अपनी जाति को लेके पहुँच रहे हैं। तो जाति जब लेके पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जातिवाद तो हो ही रहा होगा। ये भी ठीक बात है। आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? क्या नाम है सर आपका? प्रिंस चौधरी। हाँ जी, प्रिंस चौधरी। प्रिंस चौधरी। अच्छा प्रिंस भाई, आप प्रोटेस्ट का हिस्सा ही हैं इस प्रोटेस्ट का? हाँ, तो ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट, मैं हर किसी से यही सवाल पूछ रहा हूँ, जो प्रोटेस्ट इनके विपक्ष में हुए, यूजीसी के विरोध में हुए, उनका प्रेशर इतना इमेंस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक को इस पे स्टे लगाना पड़ गया। आपके प्रोटेस्ट की आवाज़ क्या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती है, क्या सरकारों तक नहीं जा पाती है? मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, पहले तो हमने इसको प्रोटेस्ट नहीं, हमने मार्च कर रखा है इसे। हमने प्रोटेस्ट नहीं करा है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करेंगे इस बात का जब हमारे सपोर्ट में कोई पहली बार कोई चीज़ आई है, और जब आई है इस तरह की चीज़ तो हम ये समर्थन कर रहे हैं ना, हाँ जी, वापस लाने की मांग कर रहे हैं। अभी हमारी मांग है कि जो स्टे डाला गया है उसको वापस लाया जाए। मेरा ये था कि कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दिए जाएं। जो इतना बड़ा हल्ला हुआ, उस हल्ले को करने की जरूरत नहीं थी। जो अमेंडमेंट चाहिए थे वो अमेंडमेंट कर देते। राइट, कैसे अमेंडमेंट? अमेंडमेंट्स जैसे कि फॉल्स एक्यूजेशन को लेकर था मेरा, कि फॉल्स एक्यूजेशन अगर प्रूफ हो जाता है, नॉट के एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस के बेस पे फॉल्स एक्यूजेशन नहीं होगा क्रिएट। फॉल्स एक्यूजेशन होगा जब प्रॉपर प्रूफ हो जाएगा, जैसे डीवी एक्ट के अंदर प्रूफ किया जाता है कि फॉल्स एक्यूजेशन था। यहाँ पर अभी जब प्रूफ हो जाए, उसके बाद में आप उसके ऊपर जुर्माना लगाइए, पनिशमेंट्स दीजिए, जो पेनल्टी देना चाहते हैं वो दीजिए। मतलब एकदम एक्सट्रीम पे जाकर जब प्रूव हो जाएगा कि ये व्यक्ति गिल्टी नहीं है, इसका जो साल भर खराब हुआ है ये किसी की गलती की वजह से खराब हुआ है, किसी ने जानबूझ के किया है, तो उस पर एक पनिशमेंट होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ठीक है। दूसरा ये कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर ओपनली बोल दिया जाए कि सभी की रिप्रेजेंटेशन होगी, सभी, चाहे सवर्ण हो, अवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, सभी का एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। ये तो इसमें ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन है ही, जैसे SC ST OBC को ही एक मैंडेटरी मेंबर बनाया गया है, इसके अलावा कोई और मैंडेटरी मेंबर नहीं है।
महिलाएं हैं वो किसी भी कास्ट की हो सकती हैं, दिव्यांग किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, एंड EWS जो कि एक परमानेंट मेंबर होगा उसका, वो तो ऑलरेडी सवर्ण समाज से होगा, ऑलरेडी जो नॉन रिजर्व्ड है उस समाज से होगा। तो इसमें कहाँ से परेशानी? क्या ये बात भी है कि क्या डेफिनेशन को समझने में भी भूल हुई है? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, मैं एक इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो वहाँ पर कल ही मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई इसको लॉ बोलना बंद करो, इसको बिल एक्ट बोल रहे हैं लोग, मत बोलो ये। और हम लॉ फैकल्टी से हैं, मैं लॉ फैकल्टी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हम लोग अगर ऐसी बातें बोलेंगे जो टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे तो हमें और बाकियों में फर्क क्या बचेगा? हमें समझना पड़ेगा ये मियर रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन का काम है सिर्फ जो ऑलरेडी इम्प्लीकेशंस हैं उन्हें रेगुलेट करना, जो ऑलरेडी लॉ इन प्लेस है उसे रेगुलेट करना। लॉ है कि किसी भी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। SC/ST एक्ट के अंदर ऑलरेडी एक हमारे पास एक प्रावधान है कि कोई भी नहीं होगा। इसके अंदर हमने OBC को ऐड किया है क्योंकि हमने देखा कि OBC के साथ भी नहीं, वो OBC SC/ST एक्ट में शामिल नहीं हुआ है, वो यूनिवर्सिटी में है, केवल यूनिवर्सिटी में है। हमने UGC गाइडलाइंस के अंदर किया है ताकि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उनके साथ वो जातिगत भेदभाव ना हो पाए जो हम देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ हमारे यहाँ पर जो OBC स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी उतना ही भेदभाव होता है। सब बहुत घटिया बातें कही जाती हैं, यादव समाज का दूधिया है, आप तबेले में जाओ, मतलब इस तरह की घटिया बातें होती हैं, हम सबने सुना है। बिल्कुल, यादव समाज को लेकर खुलेआम उनको दूध वाला और दूधिया, ये जो आपने खुद बताया, प्रधानमंत्री को आपने तेली कह दिया, प्रधानमंत्री OBC की कैटेगरी से आते हैं। कहने को जाट्स जो हैं वो डोमिनेटिंग कास्ट हैं। यहाँ पर उनके साथ भी भेदभाव होता है, उनको भी बोल दिया जाता है कि तुम तो जाट बुद्धि हो, 16 दुनिया 8 हो, तुम्हें क्या पता पढ़ाई क्या होती है। मेरा एक दोस्त है वो जाट है। आप चौधरी हैं, आप भी जाट समाज से है ना? जी, अब ये मैं जाति नहीं बताता अपनी, क्योंकि मैं खुलेआम कहता हूं, मैं एनाइलेशन ऑफ कास्ट में विश्वास करता हूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कोई कास्ट नहीं है। मेरा मानना है ना आपकी कास्ट है ना मेरी कास्ट है, ना उसकी कास्ट है ना उसकी कास्ट है। एक अकेला अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो आपका धर्म है, नहीं तो उसको भी नहीं है। मेरा सिंपल मानना है कि जब आपने मेरे से पूछा कि आप चौधरी हैं, जाट हैं, तो वो भी एक कास्टिज्म है, वो भी एक कास्टिज्म का हिस्सा है। जब आप किसी से, जब हमारे कॉलेज में हम एंटर करते हैं पहली बार, तो हमसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस चौधरी, टाइटल है चौधरी। तो क्या तुम जाट हो, गुजर हो, या मतलब चौधरी होता अच्छा गुजर वाले हो कि तुम जाट वाले हो, ये वाली भी बात। बंगाली हो, बंगाली में चौधरी SCs लगाते हैं, तो तुम क्या हो? मैं क्यों बताऊं मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मतलब इनफ नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ, क्या ये इनफ नहीं है? इनफ नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, मैं एग्जाम क्रैक करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या ये इनफ नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनाइलेशन अगर हो रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं हूँ, इंसान हूँ। प्रिंस नाम है, नाम दिया गया है ताकि आप मुझे पहचान पाओ, दूसरा नाम दिया गया है ताकि दो प्रिंस के बीच में एक भेद मिल पाए, इतनी सी बात है। और इसके बियॉन्ड अगर किसी जाट के साथ भी भेदभाव हो रहा है तो वो भी गलत है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो भेदभाव होता है ना, वो इतने बड़े लेवल पर होता है कि ब्राह्मण में भेदभाव होता है, राजपूत में भेदभाव होता है। मेरा एक दोस्त कि तू बड़ा ब्राह्मण मैं छोटा ब्राह्मण, ये वाला भी है क्या? मेरा एक दोस्त है लोधी राजपूत, उसको बाकी राजपूत अपने साथ बैठाते नहीं है। ये भी है, जो यहाँ के यूपी के लोधी राजपूत हैं वो OBC में आते हैं, अंडरस्टैंड, उनको भी नहीं बैठाते। जो यहाँ पर जो ऐसे जो जाटव हैं वो अपने साथ जो उस समाज से आते हैं जो जाटवों से नीचे आते हैं, डोम होते हैं, मुसहर होते हैं, डोम होते हैं, पासी होते हैं। हमारे यहाँ जो सफाई वाले हैं उनको नहीं बैठाते अपने पास। इतना ज़्यादा बुरा हाल है। अभी मैं बताऊँ आपको, एक ग्रुप बना है यहाँ पर जाटव्स ऑफ FOL, जो काम बाकी ऊंची मतलब जाटव्स ऑफ क्या कहते हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ। हाँ जी, अच्छा, ये है कास्टिज्म। कास्टिज्म वो नहीं है कि आपने उसके साथ भेदभाव करा। कास्टिज्म तो कास्ट होना ही कास्टिज्म है ना, कास्ट का एग्जिस्ट करना ही कास्टिज्म है। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं ऊंचा हूँ तो कास्टिज्म है। जब आप किसी को कहते हैं मैं ये हूँ, अपने आप को छाती ठोक के बताते हैं, तो कास्टिज्म ही तो है। और है क्या? जब आप किसी को बोले कि भाई मैं तिवारी हूँ, बात यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, पर आपने पूछा कि तिवारी कहाँ के हो, डूबे वहां से और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये मुझसे ऊंचा है कि नीचा है, मैं उस हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर को, पावर को बेसिकली बैलेंस किया जा सके। तो प्रिंस भाई ने बहुत बेहतरीन बात बताई है कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट वो भी पूरी तरीके से, और यही जी जरूर मेंशन करिए, फिर मैं खत्म कर। सर अभी आप जहां खड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे, जब 2005 में OBC को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला जी, तो पता है
दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे जहां आप खड़े हैं वहां इसका विरोध प्रदर्शन कैसे किया था? पैरासाइट क्लास का जो स्टूडेंट वर्ग है इस देश का, उसने विरोध करते हुए जूता पॉलिश कर रहे थे। वे सब्जी बेच रहे थे यहीं पे, वे हल चला रहे थे सांकेतिक रूप से। वो ऐसा जातिवादी दंभ था ना कि हमारे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही हमारे साथ जातिवाद होना शुरू हो गया था विश्वविद्यालयों में। अब जातिवाद, जब हम विश्वविद्यालय में जातिवाद की बात करते हैं तो जो विश्वविद्यालय नहीं आए हैं वो कहते हैं कि यार पढ़ लिख करके भी तुम जातिवादी हो जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्री से पहले, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एंट्री से पहले, जब 2005 में ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ था ना, तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था। आप समझिए कि उनकी मानसिकता क्या है। नहीं, मतलब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, भाई साहब जो बात समझाना चाह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग ये जताना चाह रहे थे कि अगर ओबीसी कम्युनिटी यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हमारे बच्चों को जूता पॉलिश करना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चों को सब्जी बेचनी पड़ेगी। और कितना महीन जातिवाद है इसको समझना है। अगर कोई व्यक्ति समझ गया ना तो आपको इन रेगुलेशंस के में कमी नजर आएगी। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि इनमें और ज़्यादा सख्ताई भी होनी चाहिए, इनमें और ज़्यादा अमेंडमेंट भी होने चाहिए। और पूरी इस रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।